Question number first. नासिर, आवाज आ रही है? Yes, sir. साफ आ रही है? Yes, sir. अच्छा, सबको आवाज आ रही है? जितनपुरी, नबीला, दमन, अरीशा, जल्दी बताएं, आवाज आ रही है? चलिए, हाइलो अल्केन है आज, हाइलो अल्केन, हाइलो एरीन्स। चलिए, इस हफ्ते लगातार ऑर्गेनिक ही चलेगा, अगले हफ्ते फिर फिजिकल इनऑर्गेनिक। चलिए जल्दी करें। Yes, sir. Yes, sir. पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लें। चलिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1। अब ये सब आसान है, 12th में भी पढ़ा है। SN1 की रिएक्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, कैसे चेक करते हैं, पहले आप आंसर दें, फिर हम आपको बताएंगे। Which option is correct? CBA. ऑप्शन नंबर बोले ना, तुम CB क्यों बोल रहे हो? ऑप्शन नंबर बोलिए। Option number 4, sir. 4 है, अच्छा, ओके। नबीला, सूफिया, आप आंसर दीजिए। SN1 SN2 सब पढ़ चुके हैं आप 12th में। वरुण आंसर दें। जितनपुरी, अच्छा,
ए अल्लाह, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है भाई। ओ माय गॉड, जल्दी बताइए। नबीला, अरीशा, दमन, ये तो 12th में भी पढ़ा है ना SN1। वरुण, शमीम, नासिर सबानी का आंसर आया है। बहुत ही तेज स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में। तो देखिए सब चुपचाप बैठे हुए हैं। ओ माय गॉड, जितनपुरी, SN1 का नाम नहीं सुना। दमन, नबीला, सलील, बतूल, वरुण, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। चलिए खैर, तो आपको मालूम है कि रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ऑर्गेनिक विदाउट GOC नहीं आने वाली है, ये याद रखें। GOC अगर नहीं आएगी तो आपको पूरी ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। अब जिसको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करने आ गया तो SN1 भी आ जाएगा। तो आप रफ में क्या कीजिए, कार्बोकेटाइन बना लीजिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ देखिए, यहाँ रेजोनेंस भी है, यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और ये प्राइमरी है। तो मोर स्टेबल कौन होगा? रेजोनेंस मोर स्टेबल, जिसमें कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। तो आंसर आपका आएगा BCA। तो नासिर सबानी बहुत ही अजीम शख्सियत हैं, तो उनका आंसर गलत हो गया। तो आंसर जो है वो सेकंड है। बताइए, क्या ये कंसेप्ट 12th में नहीं पढ़ा आप लोगों ने? हर जगह पढ़ा होगा, जहां भी आपने पढ़ा होगा। क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा किसमें है? रेजोनेंस सी एक ही में है, होना। रेजोनेंस एक ही में है, बाकी में कहाँ रेजोनेंस है भाई? रेजोनेंस अब सेकेंडरी और यहाँ सॉरी ये प्राइमरी है। तो सेकेंडरी या प्राइमरी में मोर स्टेबल कौन होता है? सेकेंडरी, क्योंकि मोर प्लस आई इफेक्ट। यहाँ रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो सिर्फ इसी में है, बाकी में तो है ही नहीं है। रेजोनेंस इज डोमिनेंट फैक्टर। थैंक यू सर, माशाल्लाह। माशाल्लाह, तुम वही करते रहो बिहारी। हाँ चलें, क्या वरुण आपको समझ में आया? वरुण जी, उमामा, सोया है सर साहब। हाँ सब सोया हुआ है भाई, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। वही हाइलो तो अल्केन, हाइलो अरीन, समझ, हाइलो अल्केन, हाइलो अरीन, सब सोए हुए हैं। टीचर का कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, अजीब अजीब। नहीं दे रहे हैं हाँ, सर। सिवाय नासिर सबानी के। बहुत अच्छा लड़का है ये, बाकी सब चुपचाप बैठे हुए हैं। टीचर पूछ रहा है कि भाई आंसर दें, सब बैठे हुए हैं। अब इसमें टीचर क्या पढ़ाएगा भाई? ये तो 12th में पढ़ चुके हो भाई। चलो मत दो आंसर, हमको क्या है, मत दो यार। दाल नहीं खाया ना शुरू में। क्वेश्चन नंबर 2, विच हाइलो अल्केन हाइलो एरीन, क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट समझा दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब कोई पढ़ा ही नहीं होगा क्रैश कोर्स में, उसको फायदा होने वाला है नहीं। क्रैश कोर्स का मतलब है कि आप पढ़ चुके हैं, आपका रिवीजन होगा। कोई नई चीज होगी तो आप भी बताएगा आप दिन। क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन would undergo hydrolysis more readily, यानी तेजी से। इतना ये जो भी 12th अच्छे से पढ़ेगा वो इसका भी आंसर देगा। और ये जो नबीला सूफिया ही तो कुछ बोलते ही नहीं है, अल्लाह मालूम।
बैठी रहती हैं, क्या करती हैं, अल्लाह ही रहम करे भाई। सुबह ऐसा उन्होंने क्या हमें नमाज भी पढ़ा, लंच भी खाया। जी तुम सब मत बोलो, सोए ना सर। तुम मत बोलो, सबको तुमसे प्रॉब्लम होने लगती है, मत बोलो। यस फिर सर। सब, हाँ ओके फिर सर सब ओके। कहेंगे, हाँ हाँ, ना तो फिर सब कहेंगे इसका माइक ऑफ कर देने के लिए। तुम तो अजीब शख्सियत हो ना। चलो ये तो बहुत आसान है, जल्दी बताओ किसका हाइड्रोलिसिस बहुत आसानी से होगा, जल्दी बताएं। दी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबका आंसर सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चूंकि इसमें कंसेप्ट क्या था, लिख लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन लिख लिया नो है? सर, नहीं लिखा जल्दी है सर लिखो ना, अभी। क्वेश्चन तो लिख, ऑप्शन तो लिख लो, क्वेश्चन लिख लिए होगे शायद। हाँ क्वेश्चन लिखा है सर, ऑप्शन नहीं हाँ लिखा। ऑप्शन लिख लो। डन, वरुण लिख लिया आपने? क्योंकि आपकी शिकायत है कि सर बहुत तेजी से पढ़ाते हैं, बताइए मिटा दूं? देखिए इसमें कंसेप्ट क्या था, आप सारे लोग जानते हैं कि देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये नोट में याद रखना हमेशा, एराइल हैलाइड जो होता है ना, एराइल हैलाइड शोज ArSN2, ये याद रखो। इस पर अभी मैं क्वेश्चन, ArSN2, AR का मतलब एरोमेटिक, और से सुने, ये जो आप देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन का रूम टेम्परेचर पर अगर यही एक्वस KOH ले लें तो नो रिएक्शन, ड्रास्टिक कंडीशन लेते हैं 623 केल्विन 300 ATM, तो फिर ये प्रोडक्ट बनाएगा। क्यों? यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है। या दूसरा तरीका ये है कि आप ऑर्थो या पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दो, तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दोगे तो फिर आपको सॉरी, तो फिर क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। ये आपने 12th में पढ़ा है। या तो ड्रास्टिक कंडीशन, अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं डालते हैं तो ये टेम्परेचर आपको याद होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डालते हैं तो वहां पर भी टेम्परेचर रूम से टेम्परेचर से ज्यादा होता है, लेकिन इससे कम होता है ड्रास्टिक कंडीशन से। और ये नाम याद रखिए, ArSN2, कि एराइल हैलाइड शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हर बुक लिखता है, ये हर जगह है, लेकिन कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, विच इज कॉल्ड ArSN2। अब सुने अच्छे से, ध्यान दीजिएगा,
कि इसकी मैकेनिज्म क्या थी, प्लीज सुनिए अच्छे से। मान लीजिए आपके पास ये Cl है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मान लीजिए OH माइनस है, OH माइनस Cl को रिप्लेस करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर। गौर से सुनिए, तो ध्यान देंगे आप अच्छे से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि OH है और ये Cl है और यहाँ पर नेगेटिव, याद रखिए। तो दिस इज वेरी वेरी, तो याद रखिए रेट ऑफ ArSN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बढ़ेगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए याद रखना आपको। जबकि सिंपल SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। फर्क समझें, इसमें और इसमें फर्क है। अगर SN2 बोला जाए तो देयर इज नो इंटरमीडिएट, वन स्टेप प्रोसेस, याद है ना, वन स्टेप प्रोसेस। न्यूक्लियोफाइल, ये एक्स बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, दिस इज कॉल्ड SN2, नो इंटरमीडिएट। बट ArSN2 में कार्बन आयन बनता है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सब रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़िए, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। क्या जो मैंने अब तक बोला सबको समझ में आया या नहीं आया? एक है SN2 और एक है ArSN2, दोनों में फर्क समझ में आया? दोनों में फर्क समझ में आया या नहीं आया? इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसमें इंटरमीडिएट बनता। जब तक ये लॉजिक याद नहीं रहेगा तो अच्छे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, याद रखिए। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं बोर्ड लेवल पर कि राइल हैलाइड शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप क्या कीजिए, सब में होल कर दीजिए 2-3। ओके, चलिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जिसके पास नोट्स है वो सब आपको लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? ये सबके पास। अब मैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बनाएंगे। और शमीम साहब मुझे देख रहे हैं कैमरा खोलकर, उनसे गुजारिश है कि कैमरे को ऑफ रखें। क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एराइल हैलाइड टुवर्ड्स एक्वस KOH। लिखना नहीं है, ए आपके पास है यानी अच्छा चलिए, कैपिटल ए है आपके पास फ्लोरोबेंजीन, बी आपके पास है ये एराइल हैलाइड है क्लोरोबेंजीन, अभी लिखना नहीं है। और आपके लिखना कीजिए, आंसर अभी ऑप्शन में दूंगा, अभी ऑप्शन नहीं दिया गया है। डी है आपके पास आइडोबेंजीन। अच्छा एक बात बताइएगा, आप लोगों को बोर्ड पर अच्छा लगता है कि ये पैड पर? ये आप बताइए सारे लोग, पैड ज्यादा अच्छा है कि बोर्ड ज्यादा अच्छा है? वरुण जी, जितनपुरी, सब लोग बताइए। सर आप अच्छे हो। अरे आप अच्छो छोड़ो ना, तुम बहुत डायलॉग देते हो यार। हम तो अच्छे है ही हैं यार, कौन कहता है कि इनके साथ सर खराब है, इतने अच्छे आदमी हैं ये। आप देखे ना, मैं वही पूछ रहा, बोर्ड अच्छा है? अच्छा बहुत अच्छा है ना सर, यही है सिम। हैं? बहुत अच्छा है ना सर, अच्छा बोर्ड अच्छा है, हाँ हाँ वरुण जबरदस्त सही कह रहा है। शानदार। हमको भी पैड अच्छा नहीं लगता है यार, मैं मजबूरी में पढ़ाता हूँ, सब लोग कहते हैं पैड पर पढ़ाइए कोचिंग वाले। खैर चलिए, राइटिंग पैड इज गुड, ओ माय गॉड, इंग्लिश बोल रहे हैं इंग्लिश। जितनपुरी आपको समझ में आ रहा है? चलिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट?
आप रिएक्शन मैकेनिज्म का जो मैंने नोट्स दिया है उसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। उसके बाद आप हाइड्रोकार्बन पढ़िए, हेलो अल्केन पढ़िए, उसी तरह सीक्वेंस में 12th की ऑर्गेनिक पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से आएगा। जीओसी, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 3 पर फुल्ली कमांड हो। 3, वरुण का आंसर 3 है। चलिए ठीक है, वरुण बहुत ही अजीम शख्सियत हैं, वाह। जितन पुरी का भी 3 है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अजीम शख्सियत हैं। उमामा का भी, सबका 3, ठीक। सबका आंसर गलत है, ए। 1 इज करेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनिए क्यों। एक तो जो 3 आंसर दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों दिया। अगर देना भी था तो 2 देना था, गुड लिविंग ग्रुप। अगर RF, RI, RCl, RBr और RI हो तो गुड लिविंग ग्रुप कौन होता है? आयोडीन। तो आयोडो में फास्ट होता है, चाहे SN1 हो या SN2। अगर देना भी था तो ये 3 किस बेसिस पर दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर चलिए, तो ये ArSN2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं समझाता हूं, गौर से सुने। आप लोग नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहां देखें भाई, गौर से सुनिए, गौर से सुने कि गलत आंसर है यहां, गौर से सुने। पहली बात ये याद रखिए, आयोडाइड आयन जो आप पढ़ चुके हैं इज गुड लिविंग ग्रुप। तो अगर SN1 होता या SN2 होता तो सबसे ज्यादा RI है, ये आप पढ़ चुके हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे SN1 हो या SN2 हो, बिकॉज आयोडीन अच्छे से हटेगा। अब यहां देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन है, मान लीजिए। मैंने इसलिए पहले मैकेनिज्म बताया, पहले मैकेनिज्म इसलिए समझाया कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बताइए सारे लोग, ड्रास्टिक कंडीशन तो है ही है कि यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ नेगेटिव है, क्लोरीन है। तो बताओ फ्लोरीन का -I इफेक्ट ज्यादा है, कार्बेनाइन को अच्छे से स्टेबलाइज करेगा। ये देखें आप, कार्बेनाइन ArSN2 की जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। और मुझे अफसोस है कि समद वगैरह जो आंसर गलत दे रहे हैं, ये पूरा 12th में इतना डिटेल में पढ़ाया गया है कि एक हेलो अल्केन 1.5 से 2 महीना पढ़ाया गया था, समझा कि नहीं। तो ये आपके पास ArSN2 है। यहाँ मैकेनिज्म को देखो यार, तुम एक बात को 10 दफा क्यों लिख रहे हो, अपना वक्त जाया कर रहे हो। टीचर जो समझा रहा है तो उसको तो सुनो, यही तुम्हारे अंदर तो सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए तुमको कम नंबर भी आता है और कोई कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाते हो। टीचर समझा रहा है, तुम एक ही मैसेज को 3 दफा लिख रहे हो। टीचर की बात तो सुनो, उसके बाद फिर क्रॉस करो। है ये 12th में भी तुम्हें 12th में भी पढ़ा दिया गया, अच्छे से जाके नोट्स देखो अच्छे से। अपनी मनमानी कर रहे हो उस वक्त से, हम समझा रहे हैं, तुम एक मैसेज को लगातार 4 दफा 3 दफा भेज दियो। नॉट इजी टू लीव, नॉट इजी टू लीव, इंग्लिश सिखा रहे हो हमको, बिहारी हो क्या। यहाँ मैकेनिज्म को समझो। मैकेनिज्म ये कहता है कि ड्रास्टिक कंडीशन है, सारा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये याद रखें। जब ड्रास्टिक है, जब सब ArSN2 है तो यहाँ पर सब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। फर्क यहाँ पर है कि मैकेनिज्म देखेंगे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। तो कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी है, समझा कि नहीं, वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन, समझा कि नहीं। तो फ्लोरीन का -I बहुत ज्यादा होता है। आप मैकेनिज्म पे जाएं, समझा। तो ArSN2 है, ये SN2 नहीं है कि नॉट इजी टू लीव, फलाना लीव। यहाँ लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ कार्ब
एनाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है। ये मैकेनिज्म को देख लें अच्छे से। अब देखो ये जैसे यहाँ जाएगा तो फ्लोरीन बढ़ जाएगा, तो देखो न्यूक्लियोफाइल आ गया। यहाँ पहले फ्लोरीन ब्रेक ही नहीं होता, पहले निगेटिव चार्ज आएगा तब फिर फ्लोरीन भागेगा। देख नहीं रहा है, यहाँ ये आएगा फिर ये भागेगा। ओके, सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं। तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा उल्टा होगा यहाँ पर ArSN2 में, फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन। अब मैकेनिज्म को देखें, मैकेनिज्म को। ओके समझा, यहाँ पर पहले फ्लोरीन नहीं होता है, मैकेनिज्म को देखें, समझा। SN1 और SN2 में पहले हैलोजन गायब होता है, यहाँ हैलोजन गायब नहीं हो रहा है पहले। यही तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर कार्बेनाइन बना, अब ये जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा अब फ्लोरीन भागेगा या कोई भी हैलोजन भाग। दिस इज द मैकेनिज्म। तो यहाँ रेट ऑफ SN2 डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। चलिए जितनपुरी, सबको समझ में आया? जितनपुरी, वरुण, जल्दी बताएं। पढ़ चुके हैं फिर भी अपनी थ्योरी दे रहे हैं कि नॉट इजी टू लीव, नॉट इजी। यही तो इसकी सबसे नेगेटिव पॉइंट है, टीचर की बात सुनता नहीं है, मैसेज पे मैसेज करता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आंसर दें। सॉल्वोलिसिस है। सॉल्वोलिसिस का मतलब कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है। इनको ये नहीं मान, बताएं आंसर दें। दमन बहुत ही खराब आंसर है आपका, दमन। 2 इज द करेक्ट आंसर। अल्लाह के बंदे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस, दिस इज कार्बोकेटाइन। कोई भी सॉल्वेसिस है तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सेकेंड, और ये तो विनाइलिक हैलाइड है, यहाँ तो रेजोनेंस है। ये तो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो Cl आसानी से लीव नहीं करेगा। दैट द रीजन सबसे ज्यादा A, फिर B, फिर C। दिस इज द आंसर। सबको समझ में आया होगा शायद, सली बताइए।
यस इसका सर। एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से समझा एक दफा और। अच्छा है, ओके, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ओके, हमने ये सिखाया आपको कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl है ना। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो पहले क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन, यहाँ देखिए रेजोनेंस है कार्बोकेटाइन। तो जो भी SN होता है यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड है, ये इसको क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड। ये जो है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वो मोर रिएक्टिव होता है। समझ में बात आ रही कि नहीं? तो और ऐसे भी समझिए। और यहाँ जो विनाइलिक हैलाइड है, यहाँ देखिए, अगर Cl, चलिए Cl हटा के भी देखिए तो ये आपके पास कार्बोकेटाइन है। और अगर CH3 CH2 Cl हटा लें तो ये कार्बोकेटाइन है। ये तो sp2 है, -I है, यहाँ तो +I है, तो ये मोर स्टेबल है। यानी इसके कंपेरिजन में तो सबसे ज्यादा तो ये स्टेबल है, इसलिए A, फिर B, फिर C। ओके, मैंने रिपीट कर दिया, सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए, which option is correct? हाँ, ये तो आसान है। देखो इतना आसान है ये कि भाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो CH3 है, CH2 है, CH2, ये सब 12th में पढ़ चुके हो। अल्कोहलिक KOH के साथ लेते हैं तो इलिमिनेशन होता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड दे दो। समझा? अभी कुछ बातें मैं समझा भी दूंगा। और अब HBr के साथ क्या हो जाएगा? मार्कोनिकॉफ रूल, तो CH3 CHBr। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कन्वर्जन है एक तरीके से। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है
कि कौन सा रिएजेंट है जो सुइटेबल है यहाँ। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. आप लोग बनाना शुरू कर दें, आंसर से रिलेट कर लेंगे। चलिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट? वरुण आंसर दें। जितनपुरी, सी आंसर इज करेक्ट। व्हाट इज द आंसर? एक्सप्लेनेशन गौर से सुने। ये आपके पास OH है, ये आपके पास है, पहला है PBr3, तो ये तो सबको मालूम है कि OH को हटाकर Br लग जाएगा, इसमें कोई टफ नहीं है, Br हो गया। अब यहाँ पर है अल्कोहलिक, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब भी दिमाग ना लगे तो आप देखिए यहाँ पर 2 बीटा है, अल्फा बीटा, एक बीटा और एक बीटा डैश समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अगर आप बीटा डैश से हाइड्रोजन हटाते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, तो एक डबल बॉन्ड तो ये आएगा, और अगर आप ये हम मान लें 1, और एक प्रोडक्ट बन सकता है आपको यहाँ, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। हमारा मकसद है स्टेबल प्रोडक्ट बने, दिस इज द एक्सप्लेनेशन।
सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। और इसमें 1 को लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, मेजर कहा है, इसलिए ये है। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अच्छे हैं, आपको याद रखना है। बताइए, समझना है। सबको समझ में आया? अरीशा, दमन वगैरह बताइए, बोलिए। समद, समद, मेरी आवाज आ रही है समद तुम्हें? समद, प्लीज रिप्लाई। समद, तुम्हारा भाई जो है रेगुलर रहता है, लेकिन वो फर्स्ट बैच में पूरा चैप्टर पढ़ चुका है, सेकंड चैप्टर में भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी एक क्लास ले चुका है, फिर वो नए बैच में आ रहा है जिसमें स्टार्टिंग से, तो वो पब्लिक किस स्कूल में है वो, तो फिर वो दोबारा पढ़ रहा है उस चैप्टर को। उसको कहो कि वो मेन बैच में रहे अपना, और अपना रिवीजन करने आए तो है, तो उस बैच को छोड़ दिया है अल्लाह मालूम, तो पीछे रहेगा ना भाई। 11th में ऐसे भी टाइम कम रहता है, और उस बिहारी को मैंने वो फिर बैक पीछे वाले बैच में आ गया है, उसको समझाओ। मैं चाह रहा था कि जो अपने पुराने बैच में आ रहा है उसी में आए। उजैर को समझ रहे हो मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या समद बाबू, मेरे पॉइंट को आप समझ रहे हैं कि उजैर पहला चैप्टर पढ़ चुका है, सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी क्लास अटेंड किया था, अब वो सुना है कि फिर वो नए बैच में आ रहा है, अब फिर वो एकदम स्टार्टिंग वाले बैच में आ रहा है, तो क्या फायदा हुआ 2 महीने से पढ़ने से? अच्छा, ऑफलाइन पढ़ना है, हाँ तो कोई बात नहीं है। चलिए बताइए, इसका ऑप्शन बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। एक तो वरुण सी ऑप्शन क्यों कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ इलिमिनेशन नहीं होता, इलिमिनेशन कब होता है वो जानना चाहिए। ये सब्स्टिट्यूशन है बाबू। अफान साहब, आप क्यों नहीं आंसर दे रहे हैं? अफान बाबू, जीतनपुरी, दमन का भी, सलील भी सही है, शमीम, जीतनपुरी भी सही है, समद। वरुण का अजीबो गरीब आंसर। वरुण, आप 12th नहीं पढ़ रहे हैं इसका मतलब। सबका आंसर गलत है, ए ऑप्शन इस करे, अल्लाह रहम करे। अरे भाई, यहाँ कार्बोकेटाइन बना, इतना आसान क्वेश्चन है। यहाँ प्लस, यहाँ CH3, हाइड्राइड शिफ्ट, रीअरेंजमेंट, दिमाग नहीं है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, तो कार्बोकेटाइन यहाँ प्लस, दिस इज टर्शरी। कितना आसान क्वेश्चन है, ऊपर ऊपर तुम लोग पढ़ते हो। और ये जो समद भाई हैं, यही है ना, मेन पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे। दिस इज द आंसर, ए ऑप्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोबारा मैं समझा रहा हूं डिटेल में, देखो इधर कितना आसान क्वेश्चन था ये। मोटी मोटी बुक जो पढ़ते हो ना भाई, ये सबको मालूम है कि HBr, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, मैकेनिज्म क्या है, पहले कार्बोकेटाइन बनता है, पढ़े हो ना। CH3 प्लस, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और जब कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां सतर्क होकर प्रोडक्ट बनाए।
यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्ट करो, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। एक तो वरुण का आंसर हाँ बी जिन्होंने दिया है तो चलो रिलेटेड है, ऐसे वो भी गलत है, दोनों को -1 मिलेगा। लेकिन यहाँ देखें CH3, अब यहाँ पर प्लस आया, अब Br यहाँ पर आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए बोलिए, सबको समझ में आ गया कि नहीं आया। ये सबको आया कि नहीं आया समझ भाई। कितना आसान क्वेश्चन था बताइए। आप लोग तो आसान ही क्वेश्चन में फंसते हैं भाई। सबका आंसर गलत था। ओ माय गॉड। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत आसान। वरुण जी आपको समझ में आया था, पिछला क्वेश्चन समझ में आया। वरुण जी कुछ तो बोलिए, आप इतने अच्छे आदमी हैं और गलत हो ही जाता है आपसे। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HCl। हाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। एलिमिनेशन की पहचान एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ लो। पूरे ऑर्गेनिक में कहाँ कहाँ एलिमिनेशन है, रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे लास्ट टॉपिक है मेरे नोट्स में, उसको पढ़ लो। नोट्स इसलिए भेजता हूँ, उसको पढ़ लोगे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। परऑक्साइड है, याद रखना। अच्छा सारे लोग ये बताओ, मार्कोनिकॉफ रूल है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सारे लोग पहले बताओ, HCl और परऑक्साइड में मार्कोनिकॉफ रूल की एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जल्दी बताओ तब समझ में आएगा अच्छे से। परऑक्साइड देखो, A ऑप्शन तो नहीं होगा और C ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आपके पास B और D है, अब ध्यान दें।
चलो मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ और एक नई चीज भी मैं बताऊंगा। मैंने इसलिए कहा कि जीओसी मजबूत होनी चाहिए। जीओसी तो ऑर्गेनिक तभी समझ में आती है। एक होता है कि आप रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना, वो तो आना ही चाहिए, वो जब वो नहीं आएगा तो कुछ नहीं है। पहली बात सुनिए अच्छे से, कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन, पहले सुने, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पढ़ चुके हो, HBr और परऑक्साइड जब रहेगा तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देगा। बाकी कोई भी अल्कीन HCl हो, HF हो या HI हो, हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल देगा। वो जानबूझ के परऑक्साइड दिया है कि लोग परऑक्साइड के नाम से ये समझ लें कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। जो भी जहां भी 11-12 में पढ़ा होगा, आपको सारे सर ने पढ़ाया होगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ HBr प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, इसलिए इसको खराश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं। बाकी HCl, HF, HI में परऑक्साइड लिखे या ना लिखे, आपको वो मार्कोनिकॉफ रूल ही होगा। तो ये पहली बात समझ में आ गई कि इस वाले में जब मार्कोनिकॉफ रूल है तो कार्बोकेटायन बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में फ्री रेडिकल बनता है। अब जब कार्बोकेटायन है तो आप सतर्क होके प्रोडक्ट बनाना है। अब देखिए वो सतर्क क्या रहना है कि देखिए यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। पहली बात कि एक बात तो ये याद रखिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखना नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में समझिए, ऑफ साइक्लोअल्केन। सबसे ज्यादा याद रखिए, साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो साइक्लोहेक्सेन, उसका रीजन है। उसके बाद साइक्लोहेप्टेन, ऑर्डर फिर इस तरह का है, फिर साइक्लोऑक्टेन सबसे ज्यादा स्टेबल। पहले ये समझिए, एक बात तो ये क्यों, रीजन है रिंग स्ट्रेन। यहाँ देखिए एंगल है 60 डिग्री, जबकि ये sp3 है एंगल 109.5 डिग्री। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है एंगल स्ट्रेन, और एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा साइक्लोप्रोपेन में है। तो 109.5 डिग्री मेंटेन करने के लिए इसके अंदर स्ट्रेन आ जाएगा तो ये अनस्टेबल है। तो इसीलिए साइक्लोहेक्सेन का एक्चुअल है भी नहीं स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म या बोर्ड फॉर्म होता है, इसमें तमाम एंगल 109.5 डिग्री है। तो खैर वो तो इतना नहीं पढ़ना आपको। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि पहले तो ये जानिए कि क्लोज चेन में सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, ये याद रखना आपको। अब आइए, तो ये तो हो गया। अब ध्यान ये देना है, ये सबको समझ में आया कि साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल, साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल। तो जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो रिंग एक्सपेंशन होता है, एक होता है रीअरेंजमेंट और एक होता है रिंग एक्सपेंशन। तो कार्बोकेटाइन इज द हीरो ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोकेटाइन की एक एक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, वो नीट लेवल हो या जी लेवल हो, आपको आएगा, आता ही है, ये याद रखें। अब सुने अच्छे से, मान लीजिए कि आपके पास, गौर से सुनिए, ये कार्बोकेटाइन बना, गौर से सुनिए अच्छे से। रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव हो वो रिंग के एडजेसेंट हो। रिंग कार्बन पर अगर पॉजिटिव होगा तो वहां रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। रिंग एक्सपेंशन के लिए जरूरी है कि रिंग से जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, ये याद रखना है आपको, पॉजिटिव चार्ज हो। अब देखिए रिंग एक्सपेंशन क्यों होता है, स्टेबिलिटी के लिए। अब देखिए कैसे इसका होगा, तो मैं पहले एक समझा देता हूं, गौर से सुनिए। ये आपके पास है CH2+, तो CH2+ से
कैसे ये होगा, तो देखिए यहाँ उफ उफ पूरा उड़ गया। इसके एडजेसेंट बॉन्ड को हटा दीजिए, जिस पर पॉजिटिव है उस पर पॉजिटिव, दूसरे पर नेगेटिव। अब ये देखिए रिंग एक्सपैंड हो गया, अब ये फिफ्थ रिंग में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया? अब जाके कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। तो ये कार्बोकेटाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि रिंग है तो रिंग एक्सपेंशन होगा, हर की ख्वाहिश होगी हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें। 5 रिंग है तो 6 रिंग में जाएगा, 3rd रिंग में जाएगा, तो वही चीजें हैं। तो अब आइए यहाँ पर कि जो क्वेश्चंस आपको दिया गया, जो क्वेश्चन आपको दिया गया, अब उस पर हम लोग आते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि रिंग एक्सपेंशन होता है, हर रिंग की ख्वाहिश होगी कि हम 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हों। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या होगा, पहला स्टेप, और आप लोग नोट कीजिएगा, पहला स्टेप पहले तो आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा, यहाँ पर तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव पार्ट किस पर अटैक करता है? जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये हो गया। अब रिंग एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पूरा इसके साथ जाएगा। तो पहले ये 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए जिस कार्बन पर CH3 है, देखिए मैं यहां पर मान लिया, यहां पर रख दिया, यहां पर पॉजिटिव है, तो अब देखिए दूसरे वाले पर, यहां दूसरे वाले पर जो एक्सपेंशन हुआ, तो उसी के एडजेसेंट पर क्या हो जाएगा? बोलिए, एडजेसेंट पर क्या हो जाएगा? CH3 आ जाएगा। यही था ऑप्शन में। 1 मिनट, ये देखिए, अच्छा ये एडजेसेंट पे होगा कि 1,3 पर होगा? 1 मिनट, आपके पास ये पूरा इस पर आ गया, सही है? ये दोनों पोजीशन सही है? सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अब जाके यहाँ पर Cl लग जाएगा, अब जाके यहाँ पर Cl लग जाएगा, तो देखिए यहाँ पर Cl और यहाँ पर ये है, तो बी ऑप्शन सही है। बोलिए, आया सबको समझ में? तो ये है, ये कार्बोकेटाइन को पढ़ना होगा। कार्बोकेटाइन इज द हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोकेटाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बगैर आप पूरी ऑर्गेनिक 99% में ऑर्गेनिक में आपको कार्बोकेटाइन आएगा। चलिए बताइए, लिख लीजिए सारे लोग, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बताइए, आगे बढ़ें। वरुण जी आप कुछ बोलिए। और कार्बोकेटाइन पूरा GOC में है, GOC में है कार्बोकेटाइन, उसको पढ़ लीजिए कैसे होता है। चलिए इरेज कर दूं, मैं इरेज कर दूं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको देखिए। एक तो है कि पूरा हाइड्रोअल्केन जो बोर्ड लेवल पर है, जो जहां भी पढ़ा, एक तो वो सब तो आना ही चाहिए, वो सब तो आना ही चाहिए, समझा कि नहीं? पेपर आसान से आसान डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस भी आते हैं, लेकिन मैं वो सब क्वेश्चन करा रहा हूं जो थोड़ा सोचने वाला भी है। बाकी तो आपसे कोई भी पूछेगा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3 कैसे करते हैं, वो सब आपको मालूम है। Arrange the following in the order of CBr strength
किसका सबसे ज्यादा कमजोर या स्ट्रॉन्ग है इन पोलर सॉल्वेंट? पोलर समझते ही हैं, तो ये आपको आंसर देना है। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑर्डर भी है। पहला तो क्वेश्चन आप लिख लें, आपके पास नंबर 1। जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखिए सारे लोग। और आसान है, सोच समझ के आंसर देंगे। देखिए इसका क्या कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर कंसेप्ट लगाइए आराम से। यानी स्ट्रेंथ, अरेंज द फॉलोइंग सीबीआर स्ट्रेंथ, किसमें सबसे ज्यादा सीबीआर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है? तो स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा? अच्छा पहले तुम लोग आंसर दो, फिर बताता हूँ मैं। चलो मैं समझाऊं क्वेश्चन। डी, ओके चलिए ठीक है। इसमें मेन कैसे आंसर देना है सारे लोग समझिए। देखो गौर से सुनो, पहले कंसेप्ट समझो। सीबीआर बॉन्ड किसमें स्ट्रांग होगा? जिसमें रिएक्टिविटी कम होगी, जिसका रेट फास्ट होगा। तो तुम चेक कर लो कार्बोकेटाइन किसमें स्टेबल बन रहा है? जिसमें कार्बो के पोलर है, यहां देखो, जिसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, तो सीबीआर बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक। प्लीज दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, सीबीआर बॉन्ड किसमें स्ट्रांग होगा? जिसमें कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट का मतलब हुआ सीबीआर बिकम्स वीक, समझा? स्ट्रॉन्ग किसमें होगा? जिसमें स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की कम हो। पहले बताओ कंसेप्ट समझ में आया, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो मैंने लाइन लिखा है ये समझ में आया? बताओ बताओ बताओ। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, सीबीआर बॉन्ड बिकम्स वीक। अरे जल्दी तो बताओ भाई।
ये sir. जो मैंने लिखा है वो सबको समझ में आया? वरुण, जितनपुरी, समाद, अमामा, अरीशा, अफान, दमन, शमीम, हाँ ये सब आ गया। अब देखो सारे लोग गौर से सुनो। अब जब ये आपको आ गया तो फिर आसान है। देखिए अब आप तुम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। चलो सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल किस में ये बता दो। 1 में कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है कि बता दो भाई प्लीज। कार्बोकेटाइन स्टेबल किस में है बोलो। कार्बोकेटाइन स्टेबल किस में है? 1 में। वेरी गुड 1, वेरी गुड 1 में इसलिए कि रेजोनेंस भी है और CH3 भी है। सबसे कम किस में है? हाँ वेरी गुड। 4th में क्यों है? कोई बता सकता है 4th में क्यों है? चूंकि ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल होता है। यू नो एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक यू नो प्लस। अब इसमें खास बात यह है कि जब प्लस होगा तो CH3 भी है। तो सबसे ज्यादा, ऐसे तो आंसर ए है, सबसे स्ट्रॉन्ग 4th, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, तो आंसर इसका याद कर लो ए है, समझ लो ए है। और 3 और 4 एंटी एरोमेटिक है, जबकि इसमें भी रेजोनेंस है। एंटी एरोमेटिक क्यों लेस स्टेबल होता है? क्यों? इसलिए लेस, जबकि रेजोनेंस है। याद रखिए जब क्लोज चेन रहे तो सिर्फ रेजोनेंस को मत देखना, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। लेस स्टेबल इसलिए है बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से स्टेबिलिटी घट जाती है। दैट द रीजन 3rd और 4th लीस्ट स्टेबल है, उसमें 4th लीस्ट स्टेबल है। यहाँ थोड़ा सा स्टेबल इसलिए है कि मिथाइल है, इसका प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन लगेगा। बताओ बताओ आंसर सबको समझ में आया? बोलो सारे लोग। यस सर। यस सर। अच्छा अगर तुम इतना आ गया तो इसी पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आंसर सब लोग सही करेंगे। देखो क्या आसान है। चलो एक आसान क्वेश्चन देता हूं। अरेंज, जल्दी जल्दी लिखो। अरेंज द फॉलोइंग in the order of reactivity of SN1। अगर सबका क्लियर है तो इसमें आंसर देना, समझा? नंबर 1। नंबर 2, प्लीज ध्यान देना। चलो आंसर दो तो। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी इज द करेक्ट आंसर। 3, 1, 2। चूंकि ये एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक क्यों है? 2, 2, 4, 2, 6। यहाँ पॉजिटिव है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इट इज एरोमेटिक। दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक। यहाँ भी ऐसे रेजोनेंस है, कार्बोकेटाइन बनेगा रेजोनेंस।
लेकिन एंटी एरोमेटिक में भी रेजोनेंस है, लेकिन एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होता है। वरुण जी आ रहा है कि नहीं समझ में? और जितनपुरी 312, दिस इज द आंसर। बोलो सबको समझ में आया? यस सर। ओके। चलिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट? साफ साफ दिख रहा है ना सबको? सब NH है, ये NH है, ये यहाँ पर N है। सी वाला समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, सी वाला नहीं आ रहा है इनको? अरे कैसी है ये भाई?
चलिए क्वेश्चन लिख लिया। देखिए, जब इसका रिएक्शन Br2 और Fe, इस रिएक्शंस को कहते हैं Se, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आपको मालूम है कि की एटम पर, इफ की एटम हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग कहते हैं, समझा। और की एटम हैज नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं, डीएक्टिवेटिंग कहते हैं। अब देखो, ये कीटोनिक ग्रुप है, कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो अब देखो ये रिंग अब हो गया एक्टिवेटिंग। और याद रखो, एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होता है increases the reactivity of benzene towards Se, इलेक्ट्रोफिलिक से। इलेक्ट्रोफिलिक याद रखो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की पहचान की नहीं। तो अब प्रोडक्ट जो बनेगा, जब ऑर्थो पैरा और ये मेटा दोनों जब हो, तो प्रोडक्ट डिसाइड कौन करेगा? एक्टिवेटिंग। और एक्टिवेटिंग में कहाँ प्रोडक्ट बनता है? ऑर्थो पर और पैरा पर। ऑर्थो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, देयरफॉर जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो Br यहाँ पैरा पर आएगा। तो बताओ ये कौन सा ऑप्शन था? बी ऑप्शन था। बी ऑप्शन था कि नहीं? हाँ, तो ये बी ऑप्शन इज सही। कोई कहेगा हाँ, इसलिए याद रखो बी ऑप्शन था ये। याद रखो की एटम पर जब लोन पेयर होता है तो वो एक्टिवेटिंग होता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चंस में डिसाइड कौन करेगा? जो यही एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसे समझा? लोन पेयर है की एटम पर। जैसे तुम पढ़े हो ना भाई कि OH है, लियोन पेयर है, ये सब क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। में बेंजीन पर OCH3 है, क्या है भाई? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग की क्या पहचान है? जैसे NO2 का, नाइट्रोजन पर यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं, बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सब मेटा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटिंग है, रिएक्टिविटी को घटाता है। बताइए, सब लोगों को समझ में आया? यस सर। चलिए, जितनपुरी, वरुण, ओमामा, दमन, समझ, सबको समझ में आया? मिटा दूं? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें। अल्ट्रावायलेट लाइट, ये ए बना, फिर Br2 और Fe, बी बना, फिर रिड्यूसिंग एजेंट ZnHCl(C). तो आप इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आते हैं। द कंपाउंड C, तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कौन किसके साथ क्या प्रोडक्ट बनाता है।
दिस इज इम्पोर्टेंट। देखो सब में टॉलिन है, तो ये बात साबित हो गई कि ये जो कंपाउंड है वो टॉलिन ही होगा। और तुम चेक भी कर लो, C7H8 इसमें है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टॉलिन है। टॉलिन का पहले इसके साथ रिएक्शन कराओ तो A बनेगा, फिर Br2 करवाओ, फिर इसका ये कराओ। तो ये तो मालूम हो गया ऑप्शन को देखकर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें। पहले क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, क्वेश्चन जब लिख लिया तो मैं क्वेश्चन लिख लिया, सारे लोग जल्दी बताएं। यस सर। देखिए पहली बात गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3 है, Cl2 है और 3 मोल लिया है उन्होंने। इसका मतलब तमाम हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होगा, तो ये हो जाएगा CCl3। अब अभी जस्ट पढ़ा आपने, देखिए इंपॉर्टेंट है, Br2 और Fe जब होगा तो ये जो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है, कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं। तो गौर से सुनिए, तो ये बनेगा CCl3Br। पहले तो यहां तक आ गया, तो ये A बना और ये B बना। अब आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ZnHCl। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, पहले एनसीईआरटी का ये रिएक्शन गौर से सुने, इधर सुनिए, कि कोई भी हैलो अल्केन या क्लोरो अल्केन या कोई भी हैलो Zn रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये RH बनाता है अल्केन। पहले तो ये दिमाग में रखें, ZnH, देखिए Cl हटेगा और H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन, Zn 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Cl हटेगा, R पे माइनस आएगा और फिर HCl से H प्लस आएगा, तो ये RH बनेगा। तो वही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, दोबारा ये रिड्यूसिंग होके टॉलिन ही बनेगा, CH3 अल्केन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम्ब्रोमोटॉलिन, दिस इज द इंपॉर्टेंट। पहले ये एनसीईआरटी का ये रिएक्शन ध्यान दें, ये भी तो हैलो अल्केन ही तो है। तो CCl3 किस में कन्वर्ट होगा, CH3 में। एक हाइड्रोजन को हटाकर एक H, 3 हाइड्रोजन है, तो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन। तो एम्ब्रोमोटॉलिन, जो सुधा बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो, जानबूझ के सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। इंपॉर्टेंट, मैंने रिलेट करा दिया समझाने के लिए। ये वाली रिएक्शन को समझो, कोई भी हैलो अल्केन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ये एनसीईआरटी के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में है, अल्केन की प्रिपरेशन। बोलिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस सर। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन सोचने वाला था। चलिए, एक बहुत आसान दे रहा हूं, एकदम टिक मार दीजिएगा इस पर देखते ही। हाइड्रोनिल क्लोराइड पैराडीन के प्रेजेंस में, समझा, प्रोडक्ट आपको पूछ रहा है।
तो जल्दी बता देना है प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट सॉरी चलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये तो बहुत आसान है, जल्दी बता दीजिए। थायोनिल क्लोर, अच्छा सॉरी यहाँ पर जो है, एक मिनट OH है, बताइए। हाँ ये तो बहुत आसान है, ए है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। OH को हटा के क्या आ जाएगा, Cl। हाँ, थाइनिल क्लोराइड के साथ कोई भी रिएक्शंस करता है OH, चाहे कोई भी हो, तो RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। पैराडीन इसलिए लेते हैं कि वो बेस है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। चलिए आया सबको समझ में? चलिए ओके, बाय बाय।